अप टू क्या बोला मैंने, अप टू 70s 1 SDR इज इक्वल्स टू 1 US डॉलर इक्वल्स टू 0.88 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, इक्वल्स टू 0.88 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। और थर्ड पॉइंट लिखो, प्रेजेंट सिस्टम 1 SDR इज इक्वल्स टू 1 SDR इज इक्वल्स टू बास्केट ऑफ 4 करेंसीज, बास्केट ऑफ 4 करेंसीज। फर्स्ट इज डॉलर, सेकंड इज यूरो, थर्ड इज पाउंड, फोर्थ इज येन। डॉलर, यूरो, पाउंड और येन, ठीक है। ये डॉलर आपको पता है, यूरो भी पता है, पाउंड, ये येन किसकी करेंसी है? चाइना की करेंसी येन है। जापान की है? चाइना की कौन सी करेंसी है? युआन। हाँ हाँ, रेनमिनबी नाम है, ठीक है। हाँ वेरी गुड, चलो ठीक है। तो अभी तक ये 4 है, लेकिन आप अभी लेटेस्ट करंट अफेयर देखना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है शायद पिछले साल इसमें वो उसको भी ऐड किया है, तो इसके सामने स्टार डाल लो, है ना। चाइना की करेंसी इसमें लास्ट ईयर ऐड हुई है, तो इसमें आप स्टार डालो और घर जाके अपने करंट अफेयर को अपडेट कर लेना, मेरे को पता नहीं है। हाँ, आप इसके आगे स्टार डाल लो और लिख लो रेनमिनबी, और फिर घर जाके गूगल कर लेना और देख लेना कब ऐड हुई थी, ठीक है। मेरे ख्याल से पिछले साल हुई थी, क्योंकि मेरे को याद है हुई थी, ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो चाइना का बहुत ज़्यादा हो रहा है, और चाइना अपनी करेंसी को ज़्यादा बाहर जो है यूज़ कर रहा है। कैसे? मेरा कहने का क्या मतलब है कि आप देखो, इंटरनेशनल ट्रेड जो है, यार कोई पेन नहीं चल रहा, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो ज़्यादा डॉलर में होता है ना, और फिर क्या है, यूरो लिखा है ना, और फिर क्या लिखा है, पाउंड लिखा है ना। पाउंड वो ऐसे वाला होता है शायद, है ना। पाउंड मतलब वो ब्रिटेन की करेंसी हो गई, है ना। और एक और क्या है, येन, क्योंकि वो जापान की बहुत ज़्यादा बड़ी इकॉनमी है ना। और चाइना क्या कर रहा है अभी, चाइना चाह रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है, जो कि डॉलर में होता है, वो चाह रहा है कि उसकी खुद की करेंसी में हो, और वो बहुत सारी जो ट्रांजेक्शन है वो इसी में करवा रहा है, ठीक है, ताकि ग्लोबल मार्केट चेन जो है उसमें ये जो इसकी करेंसी है वो ज़्यादा सर्कुलेट हो। ज़्यादा सर्कुलेशन में आएगी तो एज अ SDR के अकाउंट में वो करेंसी आ जाती है। SDR में कौन सी करेंसी है बड़ी बड़ी, जो सबसे ज़्यादा सर्कुलेटेड करेंसी होती है दुनिया में, ठीक है। ठीक है, बात समझ आई। तो वैसे ही चाइना ये कर रहा है, इसीलिए उसको ऐड किया था। आप उसके नोट्स, अपने नोट्स में उसको डाल लेना, ठीक है। क्या चीज़? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्रूड ऑयल की वजह से डॉलर ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है का क्या मतलब है? ये कोई मतलब नहीं हुआ, बहुत ही ख़राब स्टेटमेंट है। आप समझो कि क्रूड ऑयल, आप ये मत समझो सर ने ऐसा बोल दिया, भाई आप मतलब लॉजिक समझो मेरे जो समझाना चाह रहा हूँ। अभी क्रूड ऑयल इंडिया खरीद रहा है, इंडिया ने बोला रशिया को, रशिया ने इंडिया को बोला आप हमसे क्रूड ऑयल खरीद लो, और वैसे भी स्विफ्ट बैन करके रखा है ना। स्विफ्ट के थ्रू अभी रशिया कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहा है ना। तो रशिया ने बोला इंडिया को आप हमसे क्रूड ऑयल ले लो, और आप हमें रूबल में कर देना, आप हमें रूपी में कर देना पेमेंट। आप देखो ये कैसे काम करता होगा, समझना है आपको कैसे काम करता है, समझना है। आप देखो जैसे ये इंडिया है, ठीक है, बात समझ आ रही है। ये इंडिया, मानो ये रशिया, रशिया की करेंसी रूबल है ना, मानो ये रशिया की करेंसी, मानो ये यहाँ से ऑयल कुछ इंडिया में आ गया, ठीक है, मानो यहाँ से ऑयल कुछ इंडिया में आ गया। मानो रशिया का उन्होंने क्या किया, रशिया की कोई जो स्टेट एजेंसी है ऑयल की होगी ना, जैसे इंडिया में इंडियन ऑयल वगैरह है ना, रशिया की जो स्टेट एजेंसी होगी ऑयल की, उनको वो बोलेंगे कि आपका हम इंडिया में SBI में अकाउंट खुलवा देते हैं। बात समझ आई। अगर उनका SBI में अकाउंट खुलवा दिया और उनको उन्होंने रुपी में पेमेंट कर दी उसकी, ठीक है, तो उससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो आपने इस पूरे सिस्टम को हटा दिया, स्विफ्ट सब, ठीक है, आपने तेल ले लिया, और जितना भी आपको पता है कि एक रुपी कितना रूबल है, उतना एक्सचेंज रेट जितना भी चल रहा है वो तो उनको पता है ना, उतना इक्विवेलेंट में आपने रुपी उनके SBI के खाते में डाल दिया, तो मतलब पेमेंट उनको मिल गई है, ठीक बात है।
ठीक है। अब अगर आगे चल के ये सिचुएशन ठीक होती है, स्विफ्ट में वापस उसको डालते हैं, तो वो उसको चेंज वेंज करा सकती है, ठीक है। जैसे इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है, वैसे ही उसका भी फॉरेक्स रिजर्व है अपना, रशिया का। और अगर वो इंडिया से ज़्यादा ट्रेड करेगा तो वो फिर अपने फॉरेक्स रिजर्व में ज़्यादा रुपये भी रखेगा। जिस चीज़ से आप ज़्यादा ट्रेड करोगे उसी का आप ज़्यादा अमाउंट रखते हो ना। जैसे दुनिया डॉलर क्यों रखती है, क्योंकि डॉलर में ज़्यादा ट्रेड होता है ना। तो ये मतलब है। अभी क्रूड ऑयल आप जो कह रहे हो, क्रूड ऑयल की वजह से डॉलर का ज़्यादा सर्कुलेशन, वो नहीं है। डॉलर का ज़्यादा सर्कुलेशन क्रूड ऑयल की वजह से नहीं है, वो आप ये मान के चलो कि वो यूएसए का हेजीमनी है। समझ रहे हो? जो आप पढ़ते रहते हो कि यूएसए की हेजीमनी है, हेजीमनी, ये हेजीमनी वर्ड आपको पता है क्या होता है? क्या? नहीं, सुप्रीम पावर का मतलब सुप्रीम पावर होता है, हेजीमनी नहीं होता है। नहीं, लीड हेड क्या? लीड हेड तो वो भी होता है स्कूल का हेड बॉय। स्कूल का हेड बॉय भी तो लीड हेड होता है ना अपने कॉलेज का, होता है। हेजीमनी मतलब आप समझ, अभी मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ऐसा पॉलिटिकल साइंस का टर्म है, आप समझ के रखो क्या कि हेजीमनी जो है वो आप एक्सरसाइज करते हो किसी और के ऊपर, ठीक है। हेजीमनी क्या होती है? एक्सरसाइज की जाती है। क्या ये एक टाइप की मानसिकता है, पावर वावर नहीं है, एक टाइप की मानसिकता। मानसिकता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मुझे नहीं पता। मानसिकता आप समझ लो, ठीक है, कि आप कुछ ऐसी चीज़ें करोगे दुनिया में कि बाकी सारे आपके ऊपर डिपेंड हो जाएं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें करना जिससे बाकी का वर्ल्ड आपके ऊपर डिपेंड हो जाए, उस चीज़ को बोलते हैं हेजीमनी, क्रिएट करना, ठीक है। पावर अलग चीज़ होती है, पावर एक अलग चीज़ है। मेरे में पावर है कि मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप इस क्लास से निकल के बाहर चले जाओ, मुझे आपको पढ़ाने का मन नहीं है। बात समझ रहे हो? दिस इज़ पावर, ठीक है। बात समझ आई? हेजीमनी का ये मतलब है कि मैं अपने पढ़ाने के तरीके से आपके दिमाग में ऐसा कुछ फिट कर दूं कि आप भी किसी और को पढ़ा रहे हो तो आप भी मेरी स्टाइल में पढ़ो। बात समझ आ रही है? दैट इज़ हेजीमनी। बात समझ आई? डिफरेंस बिटवीन पावर और हेजीमनी आपको समझ आया? हेजीमनी जो है वो एक दूसरी कंट्री की मानसिकता पे असर डालती है और उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोचने पे मजबूर करती है। बात समझ आई है ना? जैसे मैंने ये जीन्स पहनी है, अभी टी शर्ट पहनी है ना? क्या ये यूएस की हेजीमनी कि मैं जीन्स पहनूंगा तो बाहर लोग जीन्स पहन के जाते हैं, है ना? मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, मैं बर्गर खाऊंगा, है ना? सही बात है, वो हेजीमनी है ना? बात समझ आई? तो डॉलर में करेंसी का सर्कुलेशन होना चाहिए, यूएस का हेजीमनी है, ठीक है। और ऐसा क्यों है? हेजीमनी क्रिएट की जाती है। आप बात समझ रहे हो? अगर आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के हिसाब से इसे देखो, ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि, अगर मैं आपसे पूछूं कि वाई गांधी वॉज सो सक्सेसफुल, कि इनकी वजह से हमें फ्रीडम स्ट्रगल मिला, इनको हम महात्मा गांधी बोलते हैं, फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं, है ना? वाई गांधी वॉज सो सक्सेसफुल, और ऐसी क्या चीज़ इन्होंने कर दी जो इनसे पहले वाले बंदे नहीं कर पा रहे थे, या बाकी बंदे नहीं कर पा रहे थे, या एक्सट्रीमिस्ट नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे बंदे आए, है ना? लेकिन ऐसा महात्मा गांधी ने क्या कर दिया कि ब्रिटिशर्स जो हैं उनके आने के बाद, मतलब 1915 में आए ना, और देखो 1947 में आज़ादी मिल गई, है ना? जबकि चल तो कब से रहा था, आप मानो कि आप बहुत ज़्यादा भी नहीं तो 1857, चलो प्लस वो इससे भी पहले जाओ, 1757 वाला प्लासी के युद्ध से मान के चलो, ठीक है, वहाँ से मान के चलते हैं, क्योंकि तब पहली बारी कुछ होना स्टार्ट हुआ था, है ना? 1757 से आप देखो यहाँ तक कुछ भी नहीं हुआ, और अचानक से यहाँ पे 15 से 47 के बीच में ही अचानक से बाहर चले गए। बात समझ रहे हो? तो ऐसा आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? आपने कभी ऐसा सोचा? आपने क्या किया? आपने तो स्पेक्ट्रम खोली, उसमें से रट्टा मारा, गांधी वॉज द मास लीडर हर चीज़ में। समझ रहे हो? ऐसा नहीं होता। मेरा कहने का क्या मतलब है, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्यों है, वाई गांधी इज ग्रेट। आप तो आंसर में लिख दोगे ही वॉज अ मास लीडर, ही यूनाइटेड मासेस, पर कैसे? ऐसा उन्होंने क्या किया कि मासेस यूनाइट हुई? अभी मैं आपको बोलूँ आप मेरे पीछे चलो और हम बोलेंगे ये बिजली बहुत कट रही है, तो आप चलोगे मेरे पीछे? नहीं चलोगे। सही बात है ना? तो ऐसा क्या हुआ कि गांधी ने बोला तो लोग उनके साथ जुड़े। बात समझ आ रहे हो?
मतलब आपको समझ आ रही है ना, उस चीज को बोलते हैं हेजीमनी। उन्होंने काउंटर हेजीमनी क्रिएट की अगेंस्ट ब्रिटिश, ठीक बात है, उस चीज को बोलते हैं हेजीमनी। तो डॉलर का सर्कुलेशन में चलना, ये जीन पैंट पहनना, बर्गर खाना, वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करना, न्यू ईयर सेलिब्रेट करना, भाई हमारा त्यौहार नहीं है, बात समझ आ रही है। हैप्पी बर्थडे 12 बजे हमारे यहाँ पे कोई नहीं मनाता भाई, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, ये हेजीमनी है यूएस की, ठीक बात है। तो क्या पढ़ा क्या रहा था मैं, हाँ मैं ये बता रहा था, आपने डॉलर पूछा, तो डॉलर का ज़्यादा सर्कुलेशन में इसका मतलब ये नहीं है क्रूड ऑयल, क्योंकि क्रूड ऑयल तो भाई ज़्यादा तो ये मिडल ईस्ट वाली कंट्री बना रही है ना, ईरान, इराक और वो कतर, है ना। तो अगर ये चाहें कि हमें हमारी करेंसी में भाई आप पैसा दे दिया करो, तो फिर तो डॉलर नहीं चलेगा, है ना। लेकिन क्योंकि भाई यूएसए ने ये बना के रखे हैं, ये आईएमएफ, ये वर्ल्ड बैंक, ये WTO, और थ्रू दीज ऑर्गेनाइजेशन वो एक्सरसाइज करता है हेजीमनी। बात समझ आई, अब बात समझ आ गई, चलो ठीक है। ठीक है, फिर आप लिखो कि आप देखो कुछ वेट असाइन किया हुआ है, ठीक है। आप ये वेट लिखो नहीं कितना किसको असाइन किया, आप सिंपल समझो कि SDR जो है उसमें करेंसी को वेट असाइन किया है, जो करेंसी ज़्यादा सर्कुलेशन में है उसको ज़्यादा वेट असाइन किया है, तो सबसे ज़्यादा वेट किसको मिला होगा, डॉलर को, है ना, ठीक बात है। मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि अभी वो तो 100 के हिसाब से पॉइंट है ना, अगर रेनमिनबी आई है तो उसके हिसाब से वो पॉइंट ऊपर नीचे हुआ होगा, तो मैं आपको पुराना डेटा नहीं लिखवा रहा, ठीक है। आप आगे लिखो IMF टोटल रिजर्व, IMF टोटल रिजर्व किस किस पे डिपेंड करता है, नीचे IMF टोटल रिजर्व डिपेंड्स अपॉन, नीचे आप लिखो फर्स्ट साइज ऑफ इकोनॉमी, फर्स्ट साइज ऑफ इकोनॉमी, सेकंड SDR कंट्रीब्यूशन, SDR कंट्रीब्यूशन स्लैश कोटा, SDR कंट्रीब्यूशन स्लैश कोटा, थर्ड SDR कंट्रीब्यूशन स्लैश वोटिंग पावर, थर्ड SDR कंट्रीब्यूशन स्लैश वोटिंग पावर, और लास्ट है SDR डिपॉजिट डैश इंटरेस्ट रेट पेड बाय IMF, इंटरेस्ट रेट पेड बाय IMF, ठीक है। फिर वो कोटा रिफॉर्म हुए, आप उसमें बस एक लाइन लिख लो कि इंडिया का पहले था 2.4%, तब इंडिया 11th पोजीशन पे था, और 2.7% पे जब आया तब 8th पे आ गया। ये मैंने आपको कल ही बताया था, है ना, कि जब 2.7 पे था तब टॉप 10 में भी नहीं आता था, बताया था। तो आप लिख लो एक बारी 2.4 पे 11th पोजीशन पे था, 2.7 पे आ गया 8th पोजीशन पे, ठीक है। हाँ 2.7 पे वो था इंडिया 11th पोजीशन पे दुनिया में कोटा के हिसाब से, ठीक है। और जब 2.4 जब था, हाँ, और जब 2.7 हो गया तो 8th पे आ गया, ठीक है, ठीक है भैया, भैया इसमें वो डालना ठीक है। फिर आप नीचे कुछ लिखो कि मतलब कुछ शॉर्ट फॉल्स ऑफ IMF, मतलब ऐसी कुछ ओकेजन्स जब हमें दिखा कि IMF को कुछ काम करना चाहिए था पर वो अच्छे से नहीं कर पाया, बात ठीक है, ठीक है ना। जैसे हम क्या बोलते हैं भाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो उसने बहुत डिले कर दिया, कोविड को पेंडेमिक नहीं घोषित किया, है ना। ये क्वेश्चन भी आया था अभी इस बारी के मेंस में आया था, केस का जो मैंने मेंस दिया है उसी में आया था, ठीक है, कि आप डिस्कस करो रिस्पॉन्स ऑफ WHO कोविड के अगेंस्ट, कि वो उसने टाइम से काम किया या नहीं किया, जो भी था पूरा, है ना। तो आपने देखा कि 2020 में जब स्टार्ट हुआ था, मार्च में पहला लॉकडाउन लगा था, है ना, जनता कर्फ्यू, जब आप वो छत पे थाली बजा रहे थे, है ना, हुआ था ना, नहीं बजाई थी, बजाई थी, पता है मुझे, है ना। तो वो जनता कर्फ्यू के बाद जब पहला लॉकडाउन लगा, उसके बहुत देर तक WHO ने नहीं बोला था कि ये पेंडेमिक है ना,
फिर बहुत देर बाद मई की एंडिंग, जून के स्टार्टिंग में फिर बोला कि हाँ पेंडेमिक है, तब तक तो हो गया था काम सारा। तो वैसे ही इसमें क्या हुआ है, आप नीचे लिखो फर्स्ट सर्वेलेंस फेल, सर्वेलेंस फेल, सर्वेलेंस फेल कैसे? फॉर एग्जाम्पल ईस्ट एशियन क्राइसिस, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट एशियन क्राइसिस ऑफ 1997, ईस्ट एशियन क्राइसिस ऑफ 1997। फिर एक और लिख लो नीचे, सब प्राइम क्राइसिस, सब प्राइम क्राइसिस। फिर नीचे लिख लो एसडीआर इंटरेस्ट रेट, एसडीआर इंटरेस्ट रेट हाई, एसडीआर इंटरेस्ट रेट हाई। और लास्ट लिख लो रिफॉर्म्स इन कोटा स्लैश गवर्नेंस, रिफॉर्म इन कोटा स्लैश गवर्नेंस। अब हमने एक चीज़ तो देखी कि भाई कोटा में तो रिफॉर्म वगैरह कुछ किया, ठीक है। अब ये गवर्नेंस में भी लिख रहा है ना कुछ, क्या लिखा है इन गवर्नेंस। वो गवर्नेंस का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए। आईएमएफ का जो भी हेड होता है वो यूरोप से आता है ना। जैसे वर्ल्ड बैंक का जो हेड होता है ना, जैसे जो वर्ल्ड बैंक का हेड होता है, डब्ल्यूटीओ का हेड होता है, वो बाय डिफॉल्ट ऐसा है कि वो अमेरिकन रहता है, ठीक है। वैसे आईएमएफ का जो गवर्नर होता है ना, आईएमएफ का गवर्नर, वो बाय डिफॉल्ट है कि किसी यूरोपियन को बनाते हैं, है ना। अभी तक ऐसा ही होता है। कैसे? बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का क्या मतलब है? बाय डिफॉल्ट का मतलब नहीं पता आपको? जैसे आपका स्पीकर जो है, स्पीकर वो कहाँ से आता है? आपको ऐसा तो नहीं लगता सर ये इकॉनमी पढ़ा रहे हैं, वो तो क्या पॉलिटी का सवाल पूछने लग गए? ऐसे आपको याद रहेगा, आप अगली बारी पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा, इसलिए ऐसे पढ़ाया जाए। आप ये स्पीकर तो कौन सी पार्टी से आता है? रूलिंग पार्टी का होता है ना स्पीकर। तो एक होता है डिप्यूटी स्पीकर, है ना, डेप्यूटी स्पीकर। ये कहाँ से आता होगा? है ना, ऑपोजिशन पार्टी से आता है। ये क्या है? बाय डिफॉल्ट, है ना। क्या कि बाय डिफॉल्ट आपका जो डिप्यूटी स्पीकर होता है वो ऑपोजिशन पार्टी से हम अपॉइंट करते हैं। तो बस बाय डिफॉल्ट क्या है कि आपका आईएमएफ का गवर्नर बनाना है तो किसी यूरोपियन को पकड़ के बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें रिफॉर्म की आवश्यकता मतलब भाई बाकी किसी कंट्री के बंदे को भी बनाओ, ठीक है ना। ठीक बात है। अरे वही तो बताया, वही हेजीमनी है ना। अभी यूरोप जो है भाई वही तो, वहीं से तो लोग निकल के यूएसए बनाया था उन्होंने। अरे यूरोप के लोगों ने ही तो यूएसए बनाया है ना। तो यूएसए में तो सारे उनके परदादा वगैरह वो तो यही होते हैं सारे, कोई ब्रिटिश है कोई फ्रांस का बंदा है ना। तो 1945 के आसपास जब इसको बनाया गया ये सारे ब्रेटन वुड ऑर्गेनाइजेशन, तो कैसे दबदबा बनाएंगे? अब सारी जगह तुम यूएसए का ही बंदा बिठा लोगे तो फिर तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी ना। तो एक जगह ऐसा होता ना कि ठीक है, और यहाँ पे मैं अपने भाई को जगह दे देता हूँ, एक जगह आप किंग, फिर आपका भाई, आपका भतीजा, वही सब है ना, है ना। बात समझ आई? अमेरिका का, ठीक है। फिर आपको आगे कुछ लिखना है, हाँ लिखना है फंक्शंस। आप लिखो किसके? डब्ल्यूटीओ के कुछ फंक्शन लिखो। डब्ल्यूटीओ भी पढ़ लिया था ना हमने कल, फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूटीओ लिखो। उसका काम क्या है? कम करना है, टू लोअर द बैरियर टू ट्रेड, टू लोअर द बैरियर टू ट्रेड, ठीक है। कौन कौन से? फर्स्ट टैरिफ बैरियर और दूसरा नॉन टैरिफ बैरियर, ठीक है, ठीक है। अब सेकंड एक चीज लिखो, एलडीसी गेट बेनिफिट फ्रॉम वर्ल्ड ट्रेड। इस चीज का मतलब समझेंगे हम क्या है। एलडीसी गेट बेनिफिट फ्रॉम वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है। एलडीसी गेट बेनिफिट फ्रॉम वर्ल्ड ट्रेड। एक नीचे एक और पॉइंट लिखो, फंक्शन क्या है इसका? डिस्प्यूट सेटलमेंट करना है ना। हमने क्या देखा? डिस्प्यूट को सेटलमेंट करना है तो डब्ल्यूटीओ का एक एपिलेट ट्राइब्यूनल होता है ऊपर, है ना, कल पढ़ा था। और लास्ट पॉइंट, कॉपरेशन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, है ना। ठीक बात है। जहाँ पे आपके वर्ड्स कम पड़ जाएं आंसर राइटिंग में, वहाँ यही सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, है ना, ठीक है। यही ट्रिक है, ये ट्रिक होती है असल में, वो नहीं होती है कि ओनली आए तो वो नहीं,
ये ट्रिक है, ठीक है। क्या जहाँ वर्ड कम पड़े उधर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह। आप देखो ये एलडीसी को कुछ मदद मिल जाए का क्या मतलब हुआ? एलडीसी को कैसे मदद मिल सकती है भाई? मानो कोई कंट्री, वही भूखी नंगी, कौन सी, सोमालिया। मानो सोमालिया कोई ऐसी कंट्री है जिसके पास कुछ नहीं है एक्सपोर्ट करने के लिए, है ना, ठीक बात है। मानो वो किसी डेवलप्ड कंट्री तो छोड़ो, किसी डेवलपिंग कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है, मानो इंडिया, ठीक है, ठीक बात है। वो किसी डेवलपिंग कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है, मानो इंडिया। इंडिया तो यहाँ से कुछ बना के यहाँ बेच सकता है, मतलब मानो इंडिया की कोई कंपनी फ़ोन बना रही है, वो माइक्रोमैक्स, है ना। हम तो नहीं खरीदते माइक्रोमैक्स का फ़ोन, पर सोमालिया में तो खरीद सकते हैं लोग, है ना, माइक्रोमैक्स। उनके लिए तो एप्पल है, ठीक है, ठीक बात है ना। अब हमने बेचा, पर आप देखो सोमालिया ऐसा क्या कर सकता है जो हमें फ़ायदा हो जाए, है ना, या किसी और कंट्री को फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो वो वाले ट्रेड बैरियर को कम करना है आपको। लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ जो हैं उनकी मदद करनी है। कैसे? वही आप कुछ टैक्स वैक्स कम करो, वहाँ पर आए तो सस्ता दिखे, वो सारी चीज़ें, है ना। बात समझ आ रही है? आप वहाँ से कुछ भी आ रहा है, कोई भी चीज़ आ रही है, कुछ तो उगता ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि एकदम ही ख़त्म दुनिया है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, कुछ तो उगता ही होगा, कुछ तो उगता होगा। मतलब कॉफ़ी उगती होगी, कोको उगता, कोको वगैरह बहुत उगता है अफ्रीका में, है ना। बहुत सारे मिनरल वगैरह जो हैं, अफ्रीका इज़ रिच इन मिनरल्स। हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, है ना, बहुत सारे मिनरल हैं, डायमंड, गोल्ड, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, अफ्रीका में, है ना। बहुत सारे जंगल भी हैं, हमने देखा वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, अफ्रीका में एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट है भाई, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है। तो कुछ भी वहाँ से उगे और एक्सपोर्ट करें भाई, उनको सस्ते में दे दो, और यहाँ पे कुछ भी करें तो आप उतना टैक्स वगैरह उन पर कम लगाओ, ठीक है। ऐसे आप क्या करो, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की मदद करो, ठीक है। ये किसका काम है? WTO का ये काम है, ठीक है। और मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी, कौन सी वाली, वो फोर्ड वाली एग्जांपल आपको मैंने बताई थी, ठीक है। फिर फिर आपको वो बता दिया 5% और 10%, है ना। 87 उसका बेस ईयर है, ये भी बता दिया, बताया था, ठीक है। और क्या है? और कुछ नहीं है, चलो ठीक है, हो गया, इतना ही लिखवाना था मुझे, कुछ लिखवाना था ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब कुछ चीज़ और है आज के टॉपिक में। आपको क्या है, मेरे को एक्चुअल में आपको पढ़ाना है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। लेकिन फिस्कल पॉलिसी पढ़ने से पहले एक वो टॉपिक है मनी का एवोल्यूशन, और फिर वो लेटेस्ट में बिटकॉइन, और उस पर हमने थोड़ी सी एक दिन बात की थी, शायद की थी। जिस दिन मैं पहले दिन क्लास लेने आया था, मैंने बोला था हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कौन से, मेंस के क्वेश्चन देखते हैं, है ना। उस दिन हमने कुछ बिटकॉइन के बारे में बात की थी ना, है ना, तो उसके बारे में बात करेंगे। अब ये मनी एवोल्यूशन, हाँ मैंने थोड़ा तो बताया था आपको, बार्टर सिस्टम होता है ये वो, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स आपको MCQ में आते हैं, और आपको वहाँ से उन वर्ड को पकड़ना होता है और समझना होता है कि उसका मतलब क्या है। जैसे लीगल टेंडर, ठीक है, फिएट करेंसी, ठीक है, या फिर फंजिबिलिटी, क्या चीज़, कौन सी मनी, वो क्या आपने उसमें पढ़ा है क्या अपनी इकोनॉमी के MM में? भाई वो सब नहीं है सिलेबस में, जितना सिलेबस में उतना पढ़ो। सुनो, आपने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है? बार्टर सिस्टम पढ़ा है। बार्टर सिस्टम के बारे में आपको क्या पता था? सबसे पहले हमने देखा मनी का एवोल्यूशन हुआ। देखो आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि उसमें से स्टेटमेंट में सवाल आता है। कौन सा सवाल? कि भाई ये चीज़ फंजिबल है या नहीं है, या ये फिएट करेंसी है या नहीं है, या लीगल टेंडर है या नहीं है। ये 3-4 वर्ड होते हैं जो आपको बार बार घूम के MCQ में आते हैं, ठीक है, ठीक है। कौन कौन सा? एक चीज़ है लीगल टेंडर, एक चीज़ है फिएट करेंसी, और क्या था? फंजिबिलिटी, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक टाइम था जब बार्टर सिस्टम था, है ना, वहीं से आपको समझ आएगा कि ये मतलब क्या है ना। और उसमें मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे एक बंदा और यहाँ पर एक बंदा, और वो आपस में कुछ ट्रेड करते होंगे।
और मैंने क्या बोला था, इसको ट्रेड होने के लिए एक चीज़ कंडीशन होनी चाहिए जिससे आप ये ट्रेड कर पाओ। क्या था वो? हाँ, है ना, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, है ना, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होनी चाहिए अगर आपको आपस में ट्रेड करना है तो। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ये बताओ कि अगर किसी कंट्री में बार्टर सिस्टम चलता होता आज के टाइम पे, तो क्या वहाँ पे ये इन्फ्लेशन की समस्या आ सकती थी? आप बताओ, किसी कंट्री में आज के टाइम पे, मैं बोलूँ कहीं पे बार्टर सिस्टम चल रहा है, आप बताओ वहाँ इन्फ्लेशन की समस्या आ सकती है? इन्फ्लेशन आपको समझ आ रही है ना? आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा? इन्फ्लेशन की समस्या आ सकती है कि नहीं आ सकती है? आपको मैंने बताया था इन्फ्लेशन, आप याद करो पहली क्लास, जब डिमांड और सप्लाई की बात हो रही थी, है ना, और वहाँ से मैंने बताया था कि कैसे डिमांड सप्लाई से आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, और फिर आरबीआई वगैरह क्या करती है उसको कम ज़्यादा करने के लिए, है ना। आप बताओ, कहीं पे अगर गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हैं वहाँ इन्फ्लेशन हो सकता है? इन्फ्लेशन आप कह रहे हो नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? आप मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, करेंसी पे कैसे मतलब करेगा? मानो कि यहाँ पे मेरे पास एक टोमेटो है, यहाँ पे वीट है, ठीक है, मानो मैं ज़बरदस्ती बहुत सारा इसका यहाँ पे रोक लूँ, इसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, होर्डिंग कर लूँ, है ना। मानो मैंने टोमेटो की बहुत सारी होर्डिंग कर ली, और फिर पूरी करंट मतलब वहाँ पे मार्केट में कोई टोमेटो नहीं है, अब कोई मेरे से खरीदने आएगा तो मैं बोलूँगा कि पहले 1 बोरी वीट देता था, तो भाई अब 1 बोरी नहीं, अब 10 बोरी वीट दे, फिर तुझे टोमेटो दूंगा। तो इन्फ्लेशन हो सकता है? नहीं हो सकता है भाई, नहीं हो सकता है। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मेरी बातों में आप ध्यान मत दो, यही था, करेंसी अगर नहीं है तो इन्फ्लेशन नहीं होगा, ठीक है, ठीक बात है। इन्फ्लेशन वहीं पे काम पे आती है जहाँ पे करेंसी हो। मैं तो गलत बोल रहा हूँ, ताकि आप एक बार ये सोच लो, फिर आप उसको अंडू कर दो अपने दिमाग में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं, ऐसा थोड़ी है कि अब कोई टमाटर तो पेरिशेबल आइटम, ऐसे थोड़ी है कोई टमाटर पूरा जमा कर ले उसका किंग बन जाए, मैं टोमेटो किंग, है ना, मतलब आप समझ रहे हो ना, आप बात समझना चाह रहे हो कि क्या कह रहे हो? ऐसा थोड़ी है कि मैं बहुत सारे टमाटर जमा कर लूँ तो आप भाई मैं किंग बन गया टमाटो का, वो तो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई इन्फ्लेशन नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। हो भगवान। तो आप देखो ये लीगल टेंडर क्या है, आप दिमाग में ये फिट करो भाई, इन्फ्लेशन की जो समस्या है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई मतलब करेंसी, बस इतना फिट कर लो बस, और कुछ नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं सोचना। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा आप ऐसे सोचोगे जैसे मैंने समझाया आपको, है ना, उतना ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेट करोगे, बस इतना समझो। आप समझो ये लीगल टेंडर क्या चीज़ होती होगी। आप देखो, वो मोदी और वो कौन सा टाइम पे वो आए थे टीवी पे कि अब वो हो रहा है डिमोनेटाइजेशन, 2016 की बात थी शायद, 16 था ना शायद, है ना। 2016 पे वो स्क्रीन पे आया कि आज से 500 और 1000 के नोट नहीं, बंद नहीं, ऐसे नहीं बोला उन्होंने, नहीं वैसे भी नहीं बोला, उन्होंने बोला आज से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था, ठीक है। हमें ये समझना है, आप तो ऐसे कुछ भी बोलते हो, बंद हो गए वापस लाओ, ऐसे नहीं है भाई। आप इकोनॉमी की क्लास में बैठे हो, आपको इकोनॉमी की टर्म यूज़ करनी है, ठीक है। क्या कि भाई आज से लीगल टेंडर वो नहीं रहेंगे, ठीक है। लीगल टेंडर का क्या मतलब होता है? लीगल टेंडर का मतलब है, लीगल टेंडर का मतलब होता है कि लीगली उस चीज़ को कुछ बैकिंग मिली हुई है किसी चीज़ से, किससे? गवर्नमेंट से उसे लीगली बैकिंग मिली हुई है, इस चीज़ को आप क्या बोलोगे? कि वो लीगल टेंडर है, ठीक है। क्यों भाई ये नोट अब लीगल टेंडर क्यों नहीं रहे? क्योंकि भाई इनको हमने करेंसी से बाहर निकाल दिया, अब इसके ऊपर बेशक कुछ भी लिखा हो, इसके ऊपर ये काम कैसे करता था? क्योंकि भाई इस पर लिखा था गवर्नर ऑफ आरबीआई, और उस आरबीआई के गवर्नर ने उस पर सिग्नेचर कर रखे थे, और यहाँ साइड में लिखा होता है कि मैं आरबीआई का गवर्नर आपको इशू करता हूँ ये 500 रुपये का नोट, और उस पर, है ना, ठीक बात है, ठीक है ना। इसीलिए वो लीगल टेंडर था, क्योंकि लीगली उसको सर्कुलेशन में लाया गया था। तो आप बोलोगे कि इस चीज़ को बोलते हैं लीगल टेंडर, ठीक बात है। एक चीज़ है जिसको बोलते हैं फिएट करेंसी,
क्या चीज़? फिएट करेंसी। फिएट करेंसी का मतलब समझो। फिएट करेंसी क्या होती है? आपकी रुपी का वो जो चिल्लर और नोट, ठीक है। आपसे कोई पूछे फिएट करेंसी कौन सी है, आप बोलोगे कॉइन और नोट्स। बस फिलहाल के लिए यही फिएट करेंसी है। अभी मैं आपको समझाऊंगा आगे, अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। आप समझो फिएट करेंसी क्या है, कॉइन और नोट। मतलब क्या है फिएट करेंसी का? फिएट करेंसी वो करेंसी है जो कि आप किसी को दो तो सामने वाला जो एक्सेप्ट करता है वो लायबल हो कि वो उसको एक्सेप्ट करे। बात समझ आ रही है? मतलब आपने कोई ट्रांजैक्शन की, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं इस दुकानदार से कोई चीज़ खरीदता हूँ और मैं उसको ट्रांजैक्शन करता हूँ, और अगर सामने वाला मेरी ट्रांजैक्शन की हुई चीज़ को एक्सेप्ट करता है और मुझे उसके बदले कोई चीज़ देता है, तो आप बोलोगे जो मैंने उसको चीज़ दी थी वो एक फिएट करेंसी थी। बात समझ आई? बात समझेंगे कैसे। मानो ये एक दुकान और मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं इस दुकानदार के पास गया, ठीक बात है। मैं इस दुकानदार के पास गया, मैंने बोला कि मेरे को आप जो है चाय पिला दो, 1 गिलास चाय। उसने मुझे चाय पिला दी और मैंने उसको भाई 5 रुपये का चेक। बात समझ आ रही है? तो ये सामने वाला बंदा बोलेगा क्या भाई 5 रुपये का चेक में जाऊं और फिर मैं बैंक में उसको पूरा वो कराऊं और मिलेंगे मुझे 5 रुपये। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? चेक आपका लीगल टेंडर नहीं है। समझने की आप ऐसे समझो, दिमाग में फिट करो कैसे। भाई सामने वाला उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बोल रहा है 5 रुपये का मैं कोई चेक वेक नहीं लेकर आऊँगा, ठीक है। आप बोलो कि सर फिर तो ठीक है, ये 5 रुपये की ट्रांजैक्शन थी तो कोई बात नहीं उसने लिया होगा। अभी कोई बड़ा फर्म है और वहाँ पे तो हम चेक देते हैं और वो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। तो फिर तो चेक जो है वो लीगल टेंडर होना चाहिए, मतलब फिएट करेंसी होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये तो छोटी ट्रांजैक्शन थी इसीलिए दुकानदार ने मना किया। अगर कोई बड़ा फर्म होता, वहाँ पे मैं कोई बड़ी लाखों करोड़ों में कोई ट्रांजैक्शन करता, उतने का चेक काट के दे देता, तो फिर तो फिएट करेंसी होनी चाहिए। नहीं, फिर भी नहीं है। क्यों? भाई सामने वाला मना कर सकता है कि मेरे को नहीं चाहिए आपका चेक, मेरे को आप पैसा दो, लेकिन पैसे को कोई मना नहीं कर सकता। आप बात समझो, वो डी मिनिमस लेवल है, पैसा जो है उससे नीचे कुछ नहीं आता है। चेक को कोई भी मना कर सकता है, भाई मैं चेक से पैसे नहीं लूंगा, मुझे कैश चाहिए, हो सकता है ना। ठीक बात है, ठीक है। अब वो सारी चीज़ें जो कि रुपी और नोट को छोड़ के आपके दिमाग में आती हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए, वो सारी फिएट करेंसी नहीं है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, वहीं पे आ रहा था, ठीक है। वो फिएट करेंसी नहीं है। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल ये लूँ कि मैं फिर दुकान पे गया और कि भाई चेक नहीं, अब मैं तुझे यूपीआई से पेमेंट कर दूंगा, और इसने यूपीआई का वो लगा रखा है ना, क्यूआर कोड मैंने स्कैन किया है ना। तो आप क्या बोलोगे, भाई हुआ तो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, सिर्फ ट्रांजैक्शन डिजिटल हुआ है, दिया तो मैंने उसको पैसा ही है। आप समझ रहे हो, है ना। डिजिटल ट्रांजैक्शन हो गया और वो बंदा एक्सेप्ट कर रहा था, इसीलिए डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ, है ना। ऐसे आप किसी दुकान पे जाओ और वहाँ पे ये क्यूआर कोड वाली मशीन नहीं हो, है ना, वहाँ पे ये फ़ोन हमने नहीं रखा है, ये फ़ोन पे वगैरह, आप हमें पैसा दो कैश, है ना। बात समझ रहे हो। तो वो आपके यूपीआई पेमेंट को भी डिक्लाइन कर रहा है। बात समझ रहे हो। आप यहाँ से देने को रेडी हो कि मैं तेरे को डिजिटल ट्रांजैक्शन कर देता हूँ, पर वो कह रहा है कि भाई मेरे पास वो क्यूआर कोड वाली वो नहीं है, मुझे कैश दो। बात समझ आ रही है? ठीक बात है ना। तो आप क्या बोलोगे, भाई सिर्फ रुपी और नोट जो हैं वो फिएट करेंसी होते हैं, बाकी सब जो हैं वो सब रद्दी, कुछ नहीं है। आपको बस ये फिट करना है दिमाग में, ठीक है। जो फिजिकल करेंसी है रुपी और नोट, बस वो फिएट करेंसी है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, वो छोटे बच्चों का खेलने वाला होता है ना, यहाँ पे अजय देवगन और यहाँ पे वो, है ना, ठीक है। छोटे बच्चों का नकली रुपी, वो भी फिएट करेंसी, मतलब ये एग्जाम्पल कि वो सब फिएट करेंसी नहीं, वो तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। फिर इसीलिए क्या बोलते हैं, इसीलिए आपने वर्ड सुना होगा काउंटर फिएट, है ना, काउंटर फिएट करेंसी। काउंटर फिएट करेंसी बात नाम सुना होगा ना, कभी तो सुना होगा। काउंटर फिएट करेंसी मतलब नकली करेंसी। काउंटर फिएट करेंसी को मार्केट में डाला जा रहा है, काउंटर फिएट करेंसी को, मतलब एक फिएट करेंसी थी और ये क्या है, काउंटर फिएट करेंसी, है ना। मतलब ये असली वाली नहीं है,
तो ये काउंटरफिएट करेंसी है, इसलिए आपको समझ आना चाहिए, एक फिएट करेंसी, एक काउंटरफिएट करेंसी। बात समझ आई? क्या समझ आया आपको? एक चीज़ आपको समझ आई लीगल टेंडर क्या है, एक चीज़ आपको समझ आई ये फिएट करेंसी क्या है, एक चीज़ आज समझो ये फंजिबिलिटी, तो ये क्या चीज़ होती है? यहाँ तक समझ आ गया ना? आपको किसी एमसीक्यू में, आपको किसी भी एमसीक्यू में अब लीगल टेंडर लिखा होगा और फिएट करेंसी लिखा होगा तो पकड़ना आ जाएगा, ठीक है? आप देखो लीगल नहीं की है, कहाँ बोला लीगल हो गई है? लीगल वीगल कुछ नहीं है उसका, अभी भी स्टेटस मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, अभी भी उसका स्टेटस एम्बिगुअस है, मतलब आपको नहीं पता है उसका क्या है। सरकार ने कुछ नहीं बोला है, उन्होंने बोला हम लॉ लेकर आएंगे, तब तक आप कोई ट्रांजेक्शन करोगे तो उस पर टैक्स लगेगा। ये नहीं बोला है कि लीगल है, आप बात समझो, ये नहीं मतलब है कि हाँ लीगल है और आप करने लग जाओ, ये नहीं कहा है ना? लीगल होने का मतलब होता है बाय लॉ, बाय किसी एक्ट आपने अलाउ किया। लीगल का जो डेफिनेशन है वो क्या है? बाय एक्ट, बाय लॉ आपने किसी चीज़ को अलाउ किया, वो नहीं हुआ है। सरकार ने बोला है कि हम एक्ट लेकर आएंगे, जो कि अभी नहीं आया है, ठीक है? ठीक बात है। आप क्या, मैं क्या बता रहा था आपको, ये फंजिबिलिटी, तो ये फंजिबिलिटी क्या चीज़ है? फंजिबिलिटी का मतलब होता है एक चीज़ को आप किसी दो चीज़ में तोड़ सकते हो, उस चीज़ को आप बोलते हो कि वो चीज़ जो है फंजिबल है, ठीक है? क्या क्या मतलब भाई? 1000 रुपये का नोट, तो मैंने उसको 500 में तोड़ दिया। अब मैं किसी बंदे को 1000 रुपये की पेमेंट करनी है, तो मैं 1000 रुपये दूँ या भाई 500 के दो नोट दूँ, एक ही बात हुई। बात समझ आई है ना? मैं उस बंदे को 1000 का नोट दूँ, 500 के दो नोट दूँ, 200 के 5 नोट दूँ, कुछ भी दूँ, एक ही बात होती है ना। वो उस चीज़ को आप क्या बोलते हो? रुपी की ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है कि वो फंजिबल है। रुपीज़ फंजिबल इन नेचर। दूसरे एग्जांपल से समझो, मानो कि एक डायमंड का पीस बहुत गंदा है, ठीक है, जो भी है, मानो एक डायमंड का पीस है, ठीक है, मानो मैंने इसे तोड़ दिया, छोटे छोटे डायमंड बना दिए, ठीक है, तो बताओ डायमंड फंजिबल है? ये डायमंड का बड़ा टुकड़ा था, मैंने उसको तोड़ के डायमंड के छोटे छोटे टुकड़े बना दिए, अब बताओ डायमंड फंजिबल हुआ? नहीं हुआ। कैसे भाई? बड़े वाले डायमंड का ज़्यादा कीमत होती है, छोटे डायमंड तो सस्ते में बिकते हैं, है ना? हाँ, वैल्यू ही तो डिग्रेड होगी ना, क्यों? आप समझ ही नहीं रहे। मैंने इस बड़े को दो छोटे में तोड़ा, लेकिन इसकी तो वही वैल्यू है ना जो सेम इसकी वैल्यू थी। बात समझ रहे हो? ये 1000 रुपया था, मैंने इसको 500 में तोड़ा या 200 के 5 में तोड़ा, तो वैल्यू सेम है ना। मैं दुकानदार के पास जाऊंगा तो यही 1000 रुपये ही रहेगा ना। अब ये बड़ा डायमंड का टुकड़ा था, उसको मैंने छोटे छोटे में तोड़ दिया, तो नहीं रहा ये फंजिबल, है ना? क्योंकि छोटे छोटे डायमंड के टुकड़े तो ऐसे गली मोहल्ले पे 200 के बिकते हैं, है ना? लेकिन ये तो कुछ भारी भरकम चीज़ है ना? आप देखो गोल्ड का एक बड़ा बार, और उसका फिर आपने अंगूठी बना ली, कोई चेन बना ली, अब बताओ गोल्ड फंजिबल हुआ कि नहीं? गोल्ड फंजिबल है ना? आप इसको पिघला के वापस से ये बना सकते हो ना। बात समझ रहे हो? अरे तो वैल्यू ही की, आप समझ नहीं रहे, वैल्यू की ही बात हो रही है, वैल्यू की ही बात हो रही है। सोना जो होता है वो फंजिबल होता है, क्यों? एक बड़ा बार हो, उसको आप मेल्ट करके उसका कुछ और बना लो, फिर आपको मन नहीं कर रहा कि मैं अपना कड़ा उसको पिघलवा के मैं कुछ और बना लूँ, है ना? होता है ना? तो भाई गोल्ड तो गोल्ड ही रहता है ना, उतना ही वो उसका। भाई सुनो मेरी बात, आपको दिमाग में क्या रखना है कि भाई फंजिबल वो चीज़ होती है जिसको अगर तोड़ा जाए और उसके जो पीस निकले या उसका जो सब पार्ट निकला है, उन सबको जब आप कंबाइन करो तो मेन वाले उसकी वैल्यू आ जाए। बात समझ रहे हो? अभी गोल्ड को, बड़े बिस्किट को तोड़ के मैं छोटा छोटा कर दूं, उसको मानो कि मैंने इससे कुछ भी नहीं बनाया यार, आप ये छोड़ो, मानो एक बड़ा बिस्किट था 1 kg का, 1 kg ज़्यादा होगा, 500 ग्राम का कोई सॉलिड बिस्किट था गोल्ड का, और मैंने उसके छोटे छोटे बिस्किट बना दिए, छोटे छोटे, ठीक है? अब मैं उनको पिघला के बड़ा बिस्किट बनाऊंगा तो सेम ही रहेगा ना, सही बात है? लेकिन डायमंड के में नहीं होता है, तो आपको क्या फिट करना है? डायमंड फंजिबल नहीं है,
गोल्ड फंजिबल है, और हमारा जो करेंसी का नोट होता है वो फंजिबल होता है ना। हमारी करेंसी फंजिबल होती है, ये करेंसी का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, ठीक बात है, बस ठीक है, आप समझ गए। अब कुछ लिखना है लिखो, कुछ लिखने वाली चीज़। फंजिबिलिटी आपको समझ आ गया, आपको ठीक है, फंजिबिलिटी समझ आ गया, लीगल टेंडर समझ आ गया, और एक और चीज़ ना, फेड करेंसी समझ आ गया। आप लिखो कि बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे लिखो। एक तो क्या है, वही डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है। सेकंड आप लिखो क्या है कि वो पेरिशेबल आइटम जो मैंने आपको समझाई है ना, पेरिशेबल आइटम है ना, क्या क्या चीज़, हाँ वही, क्या पेरिशेबल आइटम वाला, ठीक है। और थर्ड आप लिखो क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है यहाँ पे, क्या नहीं है, डिवीजन ऑफ लेबर। ये डिवीजन ऑफ लेबर तो ये क्या चीज़ है, अगर मैं बोल रहा हूँ बार्टर सिस्टम में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, उसका मतलब क्या है, आपको मतलब समझ आ रहा है कि बार्टर सिस्टम में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, उसका क्या मतलब हुआ। डिवीजन ऑफ लेबर का ये मतलब होता है कि मानो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, मानो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, बार्टर सिस्टम है, सर मुझे बोलते हैं कि भाई आप यहाँ पे 2 घंटा पढ़ा दो, मैं उसके बदले में आपको 1 बोरी राइस दूंगा, है ना, ठीक बात है ना। और फिर मुझे वही राइस लेके जानी पड़ेगी यहाँ से, मतलब मानो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट था, मैंने सर को बोला मुझे राइस चाहिए, है ना, पर ये मतलब नहीं था कि भाई अब 1 महीना पढ़ाऊँ 2 महीना पढ़ाऊँ, आप सिर्फ राइस ही देते जाओ, बात समझ आ रही है ना। पर सर के पास तो राइस ही है देने को, यही तो होता है ना डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि मेरे पास जो देने को है आपको वही चीज़ चाहिए, है ना। डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है का क्या मतलब है कि वो कमोडिटी की चीज़ की वजह से होने के डिवीजन नहीं हो पा रहा है का मतलब करेंसी की तरफ से समझो। मानो मेरे को रुपी मिलता, मानो मेरे को रुपी एज ए करेंसी मिलता, तो मैं यहाँ से रुपी ले लेता, सर से रुपी ले लेता, फिर उस रुपी से कुछ और खरीद लेता, फिर उससे मैं कोई और काम कर सकता था, किसी और को मैं अपने घर पे काम पे लगाता, उसको वही करेंसी आगे दे सकता था। वो सेम सिंगल करेंसी जो है वो सारी जगह सर्कुलेट हो जाती है, और हर लेबर जो काम करना चाहता है उसको वो सिंगल करेंसी मिल सकती थी। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा ये कहने का मतलब है, सर ने मुझे कुछ पैसा दिए, फिर मेरे घर पे कोई काम करने वाला आता है, मैंने उसको वो पैसे दे दिए, मेरे को कुछ खरीदना था, मैंने कुछ पैसे ले लिए, ठीक है। करेंसी से वो चीज़ आसान होती है। और अगर कमोडिटी रहेगी, बार्टर सिस्टम रहेगा, तो डिवीजन नहीं हो पाएगा लेबर का। क्या मतलब है कि एक बंदा जो है वो फिक्स हो जाएगा एक ही जगह, क्योंकि उसको वहाँ से वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलता है। बात समझ आई। वो बंदा कहीं और काम करने नहीं जा पाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसको वो वाली चीज़ नहीं मिलती। अगर रुपी मिलती तो फिर तो 100 जगह काम कर सकता है ना, समझ रहे हो ना। अगर रुपी मिलती है तो मैं आज कहीं पर भी जाके काम करूँ और मेरे को पता है मुझे रुपी मिल जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई एक पर्टिकुलर बंदे को उसी जगह काम करना पड़ रहा है जहाँ पे वो चाहता है कि मुझे रिटर्न में ये वाली चीज़ मिले। बात समझ आ गई, ठीक है ना। चलो, फंजिबल आपको समझ आ गया क्या होता है। आप नीचे लिखो प्राइमरी फंक्शन ऑफ करेंसी। प्राइमरी फंक्शन ऑफ करेंसी, ये कुछ मतलब बुलेट पॉइंट है, आपको कभी एमसीक्यू में आ सकते हैं, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। प्राइमरी फंक्शन ऑफ करेंसी क्या है? फर्स्ट, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और सेकंड, टू मेजर द वैल्यू, ठीक है। नीचे लिखो वाई में फर्स्ट पॉइंट लिखो, क्योंकि करेंसी इज वाई, हाँ, बिकॉज इट इज रेडिली एक्सेप्टेबल, ड्यूरेबल, सेकेंड पॉइंट, ड्यूरेबल, पोर्टेबल, रिकॉग्नाइजेबल। क्या चीज़? ड्यूरेबल भी है, ठीक है, ठीक बात है ना। फिर क्या है? पोर्टेबल भी है, जेब में रख के आप चल सकते हो, और रिकॉग्नाइजेबल। ड्यूरेबल मतलब कि भाई आप टमाटर आपके पेरिशेबल हैं, खराब हो जाते हैं, और रुपये का नोट आपके जेब में भाई आज भी वैसा ही है और कल भी वैसा ही है, अनटिल अनलेस आपकी मम्मी वो देखे बिना धो दे तो खराब हो जाएगा, है ना, ठीक बात है ना।
तब तक तो पेरिशेबल नहीं है ना, अब मम्मी धो देती है कभी कभी कपड़ों में तो फिर ख़राब हो जाता है, वो आप हटा के चलो, ठीक है। तो क्या है, ड्यूरेबल है, पोर्टेबल है और रिकॉग्नाइजेबल है। और फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, फंजिबल है, ठीक है। ये क्या है, रुपी का कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है कि वो फंजिबल है, ठीक है। और लास्ट चीज़ है कि इट इज़ हार्ड टू काउंटर फिएट, हार्ड टू काउंटर फिएट। अब आप बोलोगे सर पर काउंटर फिएट करेंसी तो बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में है, तो ये क्या हार्ड टू काउंटर फिएट? भाई जब बनाया होगा करेंसी तब की बात कर रहा हूँ, जब करेंसी बनाई गई है ना। आपको पता है ना, पहले बार्टर सिस्टम, फिर उसके बाद वो कॉइन वाला सिस्टम आया, फिर उसके बाद वो कॉइन में भी बहुत सारे अलग अलग कॉइन, पहले ब्रोंज, फिर ये, फिर फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन इन इंडिया इंडो ग्रीक्स, है ना। इंडो ग्रीक्स ने तो पहली बारी गोल्ड कॉइन डाले, फिर उसके बाद गोल्ड कॉइन आगे बढ़े, फिर कि भाई सिर्फ गोल्ड में ही नहीं हो, हम कुछ और भी अलग अलग मेटल के कॉइन लेकर आते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, है ना, कॉपर। क्यों ऐसा क्यों किया होगा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ऐसे अलग अलग क्यों बनाए होंगे, क्या? हाँ, है ना, सही बात है ना। कुछ कम वैल्यू के लिए चाहिए होगा तो फिर कॉपर देंगे ना, है ना। और साथ में इससे एक तो फ़ायदा ये हुआ, अगर कोई कम दाम की चीज़ है वहाँ आप कॉपर दो, प्लस ऐसा नहीं हो कि फिर आपका गोल्ड का रिजर्व ही खत्म हो जाए, है ना। आप अलग अलग चीज़ें यूज़ करोगे तो सारी चीज़ें आपके पास थोड़ी थोड़ी बचेंगी, है ना, ठीक है ना। तो ये हार्ड टू काउंटर फिएट कब, जब करेंसी बनाई होगी तब ऐसा सोचा होगा कि प्रीवियस वाली करेंसी से आज का रुपी कॉइन कैसे अच्छा है, ठीक है, ठीक है। अभी एक और चीज़ समझो, इसको छोड़ो, आप एक चीज़ समझो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि पहले वो बार्टर सिस्टम है ना, बार्टर सिस्टम के बाद रुपी आया होगा। बार्टर सिस्टम के बाद क्या हुआ, एक इसी में एडवांसमेंट हुई जिसको बोलते हैं कमोडिटी एक्सचेंज, ठीक है, कमोडिटी एक्सचेंज। इसमें क्या होता था, कमोडिटी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल शेल्स या काउरीज। काउरीज क्या होती है, वो सिपी होती है ना, सिपियाँ होती है ना, क्या वो मिलती है ना, क्या वो समंदर के किनारे वो है ना, है ना। हाँ, शेल्स ही, सी शेल्स टाइप, ये शेल्स अलग हो गए, ये सी शेल्स टाइप हो गए, है ना। या फिर कोको, या फिर सिगरेट, इसको आप क्या बोलोगे, एक टाइप का कमोडिटी एक्सचेंज। मतलब किसी किसी कंट्री में ऐसा बना हुआ था कि भाई एक सिगरेट, आप सिगरेट का डब्बा दो, उसके बदले आप ये सारी चीज़ें खरीद सकते हो। आप बोलोगे ये बार्टर सिस्टम से कैसे अलग है, ये भी तो बार्टर सिस्टम हुआ, आपने सिगरेट दिया उसके बदले कुछ लिया, बात समझ रहे हो, है ना। आप बोलोगे भाई ये भी तो बार्टर सिस्टम है, सिगरेट दिया कुछ और ले लिया। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या था, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड, मुझे जो चाहिए आप वो दोगे। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आपने ऐसा रखा है कि एक सिगरेट के बदले मानो आपको कुछ 1 kg राइस मिल जाएगा, वो 5 सिगरेट दोगे तो 3 kg टमाटो मिल जाएगा, समझ रहे हो। मतलब एक ही करेंसी से आप बहुत सारी चीज़ें खरीद पा रहे हो। तो आप क्या बोलोगे कि कमोडिटी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे रखा गया है, बात समझ आई, ठीक है ना। फिर यहाँ से थोड़ा सा आप आगे बढ़े होगे, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े तो कुछ कॉइन आए होंगे, है ना। जैसे कॉइन आए, आपने क्या पढ़ा, IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने क्या देखा, पशुपतिनाथ की एक सील मिली, है ना। मतलब इसका मतलब जो सबसे पहले कॉइन बने होंगे वो कुछ ऐसे सील्स होंगी, है ना, ठीक है। आपने पढ़ा होगा एक मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं स्टेटाइट, सुना है आपने, स्टेटाइट। ठीक है, स्टेटाइट एक मटेरियल होता है जिससे आपकी ये सील बनती थी, ठीक है। तो आपने देखा आपकी IVC की सिविलाइजेशन, उसमें आपको कुछ सील मिली और उस पर ये पशुपतिनाथ का फेस बना हुआ था। ये पशुपतिनाथ मतलब शिव जी, है ना, ठीक है। शिव जी होते हैं ऐसा नहीं है, उन्होंने माना कि शिव जी की तरह है, ऐसा है, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि इट्स फेस रिजेंबल्स दैट ऑफ लॉर्ड शिवा, ठीक है। तो वहाँ पे ये सील्स होती होंगी, फिर वहाँ पे भी कुछ बना होगा कि ये एक सील होगी तो उससे आप उसके बदले ये खरीद सकते हो। फिर लगा होगा यार सील से काम नहीं बन रहा, फिर आपके कॉइन आए होंगे, है ना, ठीक बात है। फिर आपके कॉइन आए होंगे और वैसे ही जैसे मैंने बताया
कि कॉइन होंगे, पहले कुछ कॉपर या इसके ऐसे कुछ कॉइन होंगे, उस पर भी कुछ प्रिंट वगैरह नहीं होगा। फिर उसके बाद आगे चल के कुछ सिल्वर गोल्ड उसके कॉइन लाए होंगे, है ना, है ना। फिर मैंने अभी बोला इंडो ग्रीक वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन इन इंडिया, ठीक है, ठीक बात है। फिर आप देखोगे रुपी में आगे कुछ एडवांसमेंट हुआ और आपकी कौन सी बड़ी जो किंगडम आया, कौन सा, मुगल, है ना, है ना। मुगल के टाइम पे बहुत सारे कॉइन निकाले गए और उनके कॉइन की क्या खास बात होती थी, उनके कॉइन की एक खास बात होती थी कि उस पर यहाँ से पहले वाले जो होते थे वो अपने कॉइन पे बड़ा वो महाराजा की फ़ोटो और पीछे महाराजा धीराज ये वो अलग अलग, है ना, लिखवाते थे, है ना। और वो इस्लाम में मना था तो वो तो यहाँ पे कुछ वो ऐसा कुछ लिखवाते थे, वो मतलब कोटेशंस कुछ, है ना, अरबिक वगैरह में कुछ कोटेशन, है ना, इस्लामिक वर्सेस वैसा कुछ लिखा होता था इनके ऊपर, ठीक है, क्योंकि उसमें इस्लाम में ऐसा बोलते थे, बुक में ऐसा लिखा है, मुझे नहीं, मैं अपने पे नहीं ले रहा हूँ, बुक पे लिखा है ऐसा, क्या कि इस्लाम में ऐसा लिखा है कि वो मतलब अपनी फ़ोटो वोटो नहीं लगा सकते हैं, तो वैसा वर्स लगाते हैं, ठीक है। पर उसमें एक और चीज़ होने लग गई जहाँ से आपको समझ आएगी, एक चीज़ जिसको बोलते हैं डीबेसमेंट ऑफ करेंसी। आप समझो ये डीबेसमेंट ऑफ करेंसी क्या है। आप डीबेसमेंट ऑफ करेंसी समझोगे तो आपको समझ आएगा कि ये आज के टाइम पे क्यों बिटकॉइन आया है। बिटकॉइन आया है तो आया क्यों है भाई, है ना। आप तो समझ रहे हो बिटकॉइन बिटकॉइन क्यों आया है। आप समझो ये डीबेसमेंट ऑफ करेंसी क्या है। आप देखो एक टाइम यहाँ पे अकबर या फिर कुछ भी हुमायूं या कौन और कौन होता है, शाहजहां, है ना, शाहजहां कोई भी, और यहाँ पे वो लास्ट वाला औरंगजेब। आपको पता है यहाँ पे एक सिस्टम था जिसको बोलते थे मनसबदारी सिस्टम, ठीक है, ठीक बात है। एक सिस्टम जिसको क्या बोलते हैं, मनसबदारी सिस्टम। उसमें क्या होता है, मनसबदारी सिस्टम में क्या होता है कि भाई आपको मनसब दिए जाते हैं, है ना, मनसब दिए जाते हैं। अभी के लिए दिमाग में फिट करो, जिसका मनसब ज़्यादा, मतलब एक हायरार्की है, ठीक है, जिसके ज़्यादा बड़ा मनसब उसके अंदर ज़्यादा घोड़े हाथी पालकी और उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। बात समझ आई। जिसका कम मनसब उसके पास उसको कम पैसा देना है, कम अपने अंडर वो हाथी घोड़े रख सकता है, ठीक है, ठीक बात है। हायरार्की होगी ना, एक बात समझ आ गई। एक टाइम था जब ये स्टार्ट हुआ अकबर के टाइम, और एक टाइम था ये औरंगजेब के बाद। आप पढ़ते हो कि मुगल एम्पायर नीचे गिर गया, है ना, और आप पढ़ते क्या हो कि भाई मुगल एम्पायर इसीलिए आपका औरंगजेब के बाद ज़्यादा नहीं चल पाया क्योंकि देर वर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एम्परर्स आफ्टर औरंगजेब, और औरंगजेब वॉज द लास्ट ग्रेट एम्परर ऑफ द मुगल डायनेस्टी, ऐसे करके, है ना। लेकिन एक बड़ी जो समस्या थी वो क्या थी, ये डीबेसमेंट ऑफ करेंसी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब बिकॉज ऑफ मनसबदारी सिस्टम। क्या, डीबेसमेंट ऑफ करेंसी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब बिकॉज ऑफ मनसबदारी सिस्टम। होता क्या था, आप देखो यहाँ पे कुछ गोल्ड कॉइन बना होगा, गोल्ड कॉइन, है ना। मानो कि वो गोल्ड कॉइन जो होगा उसमें कुछ 30 ग्राम गोल्ड होता होगा, ऐसा एक बना रखा है कि एक गोल्ड कॉइन जो है उसमें कोई 30 ग्राम गोल्ड होता होगा, तो उसको हम मानेंगे एक कोई गोल्ड कॉइन है, ठीक है, ठीक है। आप देखो अकबर से आगे औरंगजेब के टाइम पे औरंगजेब ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, है ना, आपने देखा होगा अकबर ने लड़ाई लड़ी, लेकिन तब तो नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तब देने को मनसब में बहुत सारी लैंड भी होती थी। मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको डीबेसमेंट ऑफ करेंसी फिट हो जाए दिमाग में, ठीक है। जब नया नया मनसबदारी सिस्टम बनाया गया होगा तब बहुत सारे लैंड ग्रांट, आप एक वर्ड पढ़ोगे लैंड ग्रांट, है ना, लैंड ग्रांट। लैंड ग्रांट का क्या मतलब है, आपने मेरा कोई काम किया उसके बदले मैंने आपको कोई ज़मीन का टुकड़ा दे दिया, ठीक है, लैंड ग्रांट। अकबर के टाइम पे जब मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट हुआ होगा, इन्होंने भी एक्सपेंशन की, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, है ना। कुछ पहले तो करेंसी स्ट्रांग होगी, कुछ इनका अपना फॉरेक्स रिजर्व जो बोलते हैं क्या बोलते हैं वो, शाही तिजोरी, है ना, कुछ वहाँ से कुछ पैसा होता होगा, वहाँ से उन्होंने कुछ मनसबदार को पैसा दिया, कुछ लैंड ग्रांट वगैरह दी। जब धीरे धीरे करके औरंगजेब का टाइम आया तब तक क्या हो रहा था, आप दिमाग में सोचो कि क्या हो रहा था। औरंगजेब का जब तक टाइम आया तब तक मुगल एम्पायर में से अलग अलग छोटे किंगडम अलग से निकलने लग रहे थे, है ना।
अलग से छोटे किंगडम जो थे, जो ये अपने गवर्नर बना के भेजते थे, हमने आपको यहाँ का गवर्नर बनाया, वो वहाँ पे जाके खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते कि हम यहाँ के राजा, है ना? ठीक बात है ना? ऐसा होता है ना? ऐसा नहीं होता? ऐसा आपने देखा नहीं, किसी दुकान पे एक मोमो बनाने वाला होता है, फिर वो देखता है कि अरे मैं अपनी दुकान खोल लेता हूँ, फिर ये पुरानी दुकान जो है वो फिर, ऐसा नहीं देखा आपने? अरे होता है यार। या आपने ऐसा नहीं देखा कोई टीचर, जैसे मैं यहाँ पे मेरे को समझ आ गया कि आपको इकॉनमी अच्छी लग रही है, तो मैं अभी अपना नया कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लूँ और यहाँ पे सर की तो फिर ये बंद करना पड़ जाए, हो सकता है ना? मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर सकता हूँ। तो ऐसा करने की वजह से यहाँ पे तिजोरी में अपना जो रिजर्व था वो कम हो रहा था, ठीक है? बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, अकबर की औरंगजेब की पॉलिसी आपको पता है, उसकी वजह से क्या हो रहा था, गोल्ड वगैरह जो सारा मेटल था वो कम हो रहा था। तो एक टाइम आया जब यहाँ पे जो गोल्ड कॉइन निकल रहा था उसमें भाई सिर्फ 20 ग्राम वाला गोल्ड बचा। बात समझ रहे हो? ऐसा क्यों हुआ भाई? गोल्ड ही कम बच गया, पैसा जितना था वो सारा बाकी चीज़ों में लग रहा है, मनसबदार वगैरह को पैसा देना पड़ रहा है। तो जो करेंसी में गोल्ड कॉइन आ रहा है उसमें अब उन्होंने बोला 30 ग्राम नहीं, अब 20 ग्राम का ही बनाएंगे, ठीक है? ठीक बात है। इसको बोलते हैं डीबेसमेंट ऑफ करेंसी। मतलब करेंसी का जो ओरिजिनल वैल्यू था वो नहीं रहा, अब वो तो कम हो गया, ठीक बात है? इसको आप आज के टाइम पे जोड़ो, इसको आप आज के टाइम पे जोड़ो, डीबेसमेंट ऑफ करेंसी का क्या मतलब हुआ? हाँ ठीक है, डीबेसमेंट ऑफ करेंसी का आज के टाइम पे जब नोट भी आ गए तो भी आपकी करेंसी का डीबेसमेंट हो रहा है। क्यों भाई? आपने बोला कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे रख दिया हमने, हैं? अभी आप देखो कल परसों से बहुत हंगामा चल रहा है टीवी पे कि इंडिया की करेंसी बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हो रही है ना? 77 रुपये पे आ गई है, पता नहीं कितना, 78 के आसपास, है ना? उसको आप क्या बोलोगे? वो उसका डीबेसमेंट हो रहा है करेंसी का। क्योंकि भाई एक टाइम पे मैंने आपको बोला जब आज़ादी मिली $1 1 रुपये के बराबर था, है ना? मतलब आपका रुपी डॉलर के हिसाब से इतना मजबूत था। और आज एक टाइम हुआ जब डॉलर के हिसाब से रुपी 77 पे आ गया है। आप दिमाग में ये मत सोचो इससे तो इंपोर्टर को फायदा, एक्सपोर्टर, वो नहीं। करेंसी ने अपना इंट्रिंसिक वैल्यू खो दिया है। बात समझ आ रही है? ठीक है ना? इसको आप क्या बोलोगे? डीबेसमेंट ऑफ करेंसी, ठीक है? डीबेसमेंट ऑफ करेंसी समझ आ गया? एक चीज समझो जिसको बोलते हैं ग्रीशम्स लॉ। ठीक है, ठीक बात है। ग्रीशम्स लॉ मतलब, ग्रीशम्स लॉ आप लिख लो कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी फ्रॉम द इकोनॉमी। ठीक है, ग्रीशम्स लॉ क्या है? बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी फ्रॉम द इकोनॉमी, ठीक है? मानो यही पुराना वाला टाइम है ना? इसमें क्या होता था भाई, लोगों को पता चलने लग गया कि अब जो हमारे पास पैसे ये है करेंसी, वो तो भाई उसमें तो वो वैल्यू ही नहीं रही है। तो पहले इसमें 30 ग्राम होता था, इसमें 20 ग्राम। तो आप देखो चोरी तो पहले भी होती थी, है ना? ऐसा नहीं है कि आज ही के टाइम पे चोरी होना स्टार्ट हुई है। पहले वो ये करेंसी को ऐसे रख लेते थे, उसमें से उसको घिस के उसमें से कुछ निकाल लेते थे, है ना? मतलब किसी मेटल का अगर बना है गोल्ड वगैरह का, तो उसको घिस के उसमें से कुछ गोल्ड वगैरह निकाल लिया, है ना? बात समझ आई, है ना? वैसे ही ग्रीशम्स लॉ का क्या मतलब है कि भाई कोई बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी फ्रॉम द मानो कि आप एक दुकानदार के पास गए, आपने कुछ खरीदा, उसने आपको कुछ नोट दिए, है ना? ठीक है, फिर उसने एक आपको नोट दिया जो फटा हुआ तो नहीं है लेकिन बहुत उसकी हालत ख़राब है ना? ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप भाई वही वाला नोट आगे किसी को दे दोगे। मैं तो अंधेरे में मैं उसका कुछ खरीद लूँगी, है ना? है ना? बात समझ आ रही है? कभी कभी क्या होता है, आप कोई चीज़ खरीद लेते हो और आप बाद में घर में आके देखो अरे ये तो फटा हुआ है, ओ अब मैं क्या करूँगा? मैं अंधेरे में किसी को दे दूंगा, वो देखेगा नहीं, फोल्ड करके। बात समझ आई? बात समझ आई? उसको क्या बोलते हैं भाई? ग्रीशम्स लॉ, कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी फ्रॉम द इकोनॉमी। जो आप सोच रहे हो वही आगे वाला सोच रहा है, भाई मेरे को मर गया ये, अब मैं आगे किसी और को दूंगा, ठीक है? उससे क्या होगा? जो अच्छी वाली करेंसी थी वो तो सर्कुलेशन में से बाहर आ गई, वो गंदी गंदी करेंसी घूमे जा रही है, ठीक है? क्या चीज़? काउंटरफिएट करेंसी?
काउंटरफेट करेंसी भी यही है, ग्रीशम्स लॉ ही है, ठीक है, कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी फ्रॉम द इकोनॉमी। मतलब कि आपके नकली नोट जो हैं वो मार्केट में आ गए हैं जिनकी असल में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं थी, ठीक है, ठीक है, वो यही है, ग्रीशम्स लॉ ही है। मतलब मैं जो हाँ, ग्रीशम्स लॉ का मतलब वही तो लिखा ना, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी फ्रॉम द इकोनॉमी। मतलब आप घटिया वो सारा नोट इकोनॉमी में चलाते रहोगे और अच्छे वाले नोट करारे उसको प्रेस करके रखोगे वो अपने जेब में, है ना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रीशम्स लॉ। बात समझ आ गई? चलो ठीक है, अभी और कुछ लिखते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया? तो आपको क्या समझ आना चाहिए कि भाई बिटकॉइन उस बंदे ने क्यों बनाया होगा, वो सोच रहा होगा कि भाई अभी ये सारे बोल रहे हैं करेंसी, पर उसका भी तो डिबेसमेंट हो रहा है ना। मैं कोई ऐसा बिटकॉइन बनाता हूँ, इससे भी आगे कुछ बनाता हूँ, है ना, मतलब एवोल्यूशन करता हूँ मनी में कि मैं रुपी से उठ के कुछ अपना बिटकॉइन बनाऊँ, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे बिटकॉइन क्या है, उससे पहले आप कुछ थोड़ा सा लिखो। सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे आप बोल रहे थे कि आरबीआई रेगुलेट करेगा अगर क्रिप्टो करेंसी को, तो वो चलेगी सर। जैसे बिटकॉइन की एग्जांपल लेते हैं, ओके सर उसको आरबीआई रेगुलेट कैसे करेगा जब उसके ऑनलाइन नहीं पता, और ये कहा जा रहा है कि मैं अभी आपको बताऊंगा सब, अभी जब बिटकॉइन पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। अभी बिटकॉइन पढ़ाना स्टार्ट ही नहीं किया, अभी जब बिटकॉइन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। आपको डेफिनेशन लिखना है क्या, डिबेसमेंट ऑफ करेंसी आपको समझ आ गया क्या होता है ना। और फिर हाँ ठीक है, आप लिखो कुछ क्या, लिमिटेशंस ऑफ मेटेलिक मनी, लिमिटेशंस ऑफ मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी मतलब वही हाथी घोड़ा पालकी वाली, कौन सी वो, मतलब गोल्ड सिल्वर वगैरह, है ना। लिखो बल्कि टू कैरी, क्या बल्कि टू कैरी, हाँ लिमिटेशन क्या है, बल्कि टू कैरी। आपने देखा होगा वो पुरानी वो पोथी निकालते हैं ऐसे, उसको खोलते हैं ऊपर से, उसमें है ना होता है बल्कि टू कैरी, है ना, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, डिबेसमेंट, उसका डिबेसमेंट हो जाता है, ठीक है, मेटेलिक मनी का। और थर्ड, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, ग्रीशम्स लॉ, कि लोग घिस के कुछ गोल्ड बाहर निकाल लेते हैं उसमें से, और घिसा हुआ फिर उसको करेंसी में सर्कुलेट करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और फिएट मनी का मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाया, लिखो लीगली बाइंडिंग, फिएट करेंसी था ना, फिएट क्या है, लीगली बाइंडिंग कमांड, मतलब कि वो फिएट करेंसी है, और लीगली बाइंडिंग है मतलब कि सामने वाला जो है कमांड, आगे क्या लिखा है, लीगली बाइंडिंग कमांड, मतलब सामने वाले को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक बात है। वो ये नहीं बोल सकता कि 5 रुपए का मैं नोट नहीं, आप मुझे एक एक के 5 सिक्के दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। 5 रुपए का नोट भी क्योंकि फंजिबल है, आज समझे, ठीक है। हाँ, फिर आप लिखो कुछ नहीं, इसमें लिखने वाला कुछ नहीं है, आपको क्या कि भाई 2 रुपये और उससे ऊपर के जितने भी नोट वगैरह होते हैं वो आरबीआई छापता है, ठीक है, क्या 2 रुपये और उससे ऊपर वाले सारे नोट, 2 रुपये भी और उससे ऊपर वाले भी सारे नोट आरबीआई छापता है, और कॉइन्स, सारे के सारे कॉइन्स और 1 रुपये का नोट वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापती है, ठीक है। कहीं लिख लो, काम में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। आते हैं ना, अभी नए कॉइन आए हैं, 10 रुपये का, फिर 5 का, और भी आया कोई 20 का भी आया है ना, वो सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। और जैसे आपका रुपी होता है, रुपी का नोट मतलब करेंसी का नोट, उस पर किसके साइन होते हैं, नहीं, मतलब रुपी के नोट पे, रुपी मतलब भाई 2 रुपये के से बड़े वाला, है ना, आरबीआई के गवर्नर। और जो 1 रुपये का होगा उस पर किसके होंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी के, ठीक है, बस इतना, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया। तो आप देखो क्या पढ़ेंगे, बिटकॉइन। कितना टाइम हो गया, ये लिख क्यों नहीं रहा मार्कर,
हाँ ठीक है, पढ़ो। क्या 10 मिनट है? बिटकॉइन थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, फिर बाकी देखेंगे। बिटकॉइन तो क्या चीज़ है भाई? एक टाइप का क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन क्या? एक टाइप का क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी है। फिर क्या, किस चीज़ पे चलता है भाई? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। किस पे? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि बिटकॉइन जो है वो जापान में आया था सबसे पहले। कहाँ? जापान में बिटकॉइन, है ना। और किस बंदे ने बनाया? उस बंदे का ऐसा नाम बोलते हैं सातोशी नाकामोटो, है ना, ठीक है। जिस बंदे ने ऐसा बोलते हैं कि ये बिटकॉइन बनाया है, उसका नाम क्या है? सातोशी नाकामोटो, ठीक है, सातोशी नाकामोटो। ठीक है, सातोशी नाकामोटो। नाम क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि भाई जैसे 1 रुपये में कितने पैसे? 100 पैसे, है ना। ऐसे क्या मुंह बनाते हो, पता नहीं है क्या आपको? 1 रुपये में 100 पैसे, है ना। वैसे ही 1 बिटकॉइन इज इक्वल्स टू 10⁸ सातोशी। ठीक बात है, इसीलिए नाम बताया। क्या? जिस बंदे ने बनाया उसने अपने नाम पे रखा है। क्या? 1 बिटकॉइन इज इक्वल्स टू 10⁸ सातोशी, ठीक है, ठीक बात है। आप देखो, अभी किसी को पता नहीं है ये सातोशी नाकामोटो कौन है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, ठीक बात है। हमें पता नहीं चला ये बंदा कौन है। एक बंदे को पकड़ा था, वो मानते हैं कि वही है, पर वो कहता है कि मैं नहीं हूँ, ठीक है। आप देखो, अगर सेम ही चीज़ हो जो इससे पहले चल रही है, तो फिर तो क्रिप्टो करेंसी में कोई फ़ायदा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में ऐसी क्या खास बात है कि इसको लॉन्च किया गया और आप देखते हो कि इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है ना। तो ऐसी क्या खास बात है ना। आप समझो, क्या प्राइवेसी, क्या प्राइवेसी। आप एक बात समझो, डायमंड कम है इसीलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा है ना। अभी रेत जो है वो तो कहीं पर भी मिल जाती है ना, रेत की वैल्यू कम है। बात समझ आई? तो वैसे ही जिस बंदे ने ये बिटकॉइन बनाया, मानो ये सातोशी नाकामोटो, उसने बोला कि एक पर्टिकुलर उसने वैल्यू दे दी, ठीक है, कि जब इतने बिटकॉइन माइन हो जाएंगे उसके बाद ये सिस्टम जो है वो बंद हो जाएगा। बात समझ आई? तो आपको उसका एंड वैल्यू पता है, कुछ एंड वैल्यू पता है कि इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या उसका एंड पता है, मतलब आपको डिमांड सप्लाई में उसका एक चीज़ पता है कि भाई इतनी उसकी सप्लाई है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे डिमांड करते हो, है ना। अगर ये अनगिनत हो रेत की तरह तो फिर तो इसका कोई प्राइस वाइस बढ़ेगा नहीं, सेम चीज़ रहेगी, है ना। पर ये बना दिया इसने डायमंड, बोल दिया कि भाई इतना ही है, तो उसको अच्छे से यूज़ करो। तो फिर जो बंदा अपने पास ज़्यादा रखेगा वो उसका प्राइस को फ्लक्चुएट कर सकता है ना। ठीक बात है, बात समझ आ रही है? ये सही बताओ, समझ आई नहीं समझ आई? अगर ये मैं बोलूँ बहुत सारी रेत है, रेत हर जगह वो नदी नाले में आपको मिल रही है, ठीक बात है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि एक टाइम आएगा कि मतलब ऐसे कुछ अरब डॉलर में बिकने लग जाएगी रेत, नहीं हो सकता भाई, अवेलेबल ही इतनी है। लेकिन मैंने बोला कि डायमंड, और वो ख़त्म होने वाला है ना, कुछ भी ऐसी चीज़ जो ख़त्म होने वाली है, तो आप धीरे धीरे करके जब और ख़त्म होने लगेगी लास्ट तो प्राइस उसका और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, है ना। अब वैसे मत समझना, हम सब्जी लेने जाते हैं वो बोलते हैं अरे 1 किलो ही बचा है, 40 नहीं आप 30 का ले जाओ, वो नहीं भाई, वो वाला नहीं, ठीक है, वो वाला नहीं, दूसरा क्या कि भाई बिटकॉइन है वो, है ना,
तो जितना कम होगा मार्केट में, जितना आप उसको टाइट रखोगे सप्लाई उसकी, जितनी सप्लाई टाइट रखोगे उतनी डिमांड बढ़ेगी, उतना उसका प्राइस चढ़ेगा। बात समझ आई? ठीक बात है। अभी पढ़ें क्या इसको, यहाँ ख़त्म कर देंगे, लंबा टॉपिक है, मैं ये नहीं चाह रहा कि आप बीच में रुको, कम से कम आधे पौने घंटे का टॉपिक है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे, जो माइन करता है उसके पास पड़ा है, ठीक है। कैसे कर सकता है, इधर से छोड़ो, आप समझो कि एक गोडाउन वाला है आपके मोहल्ले में, उसके पास बहुत सारा यहाँ पे अनियन पड़ा है, बहुत प्याज है, ठीक है, और आगे कुछ रिटेलर हैं आपके घर के बाहर जो दुकानदार है ना, और यहाँ पे आप कंज्यूमर हो, ठीक है, ठीक है। एक बड़ा गोडाउन वाला, 3 शॉपकीपर, एक आप कस्टमर। अभी ये सबको सप्लाई देता था और एक इक्विलिब्रियम बना था कि 1 kg 50 रुपये का, है ना। ये यहाँ से इसकी सप्लाई को रोके, मतलब दुकान पे नहीं आने दे, तो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी ना। फिर यहाँ पे जब दुकानों पे नहीं आएगा, मार्केट में कम आ रहा है, तो आप प्राइस बढ़ेगी ना। तो वैसे ही जो माइन करके बिटकॉइन अपने पास रखेगा, वो मार्केट में जब उसको सेल करने के लिए नहीं निकालेगा एक टाइम पे, तो उसकी प्राइस को वो रेगुलेट करके रखेगा, ठीक है। अब ये कौन लोग होते हैं जो इसको माइन करते हैं, कैसे ये मार्केट में आता है, कैसे इसकी ट्रांजैक्शन होती है, ये सारी चीज़ें कल पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक फ्लो में पढ़ेंगे तो उसका एक सेंस बनेगा। अभी आधी चीज़ बता के आधी कल बताऊंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लिमिटेड कॉइन मानो, एक बात समझो, जैसे अगर उसने बोला, मानो कि अगर आप बिटकॉइन माइन कर रहे हो, बिटकॉइन माइन कर रहे हो और 2050 तक उसने कैलकुलेशन बनाई, 2050 तक आप इतना इतना बिटकॉइन माइन कर लोगे, और जब इतना माइन कर लोगे उसके बाद बस ये बंद हो जाएगा। अगर ये अनलिमिटेड माइन होता रहे फिर उसका ये नहीं बनेगा, ये सप्लाई डिमांड वाला गेम है ना। हर कॉइन का नहीं, टोटल का, ठीक है, ठीक है। अब कैसे है, क्या होता है, बिटकॉइन कैसे माइन करते हैं, कैसे मार्केट में आता है, और क्या ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कैसे काम करता है, कैसे बाकी क्रिप्टो करेंसी हैं, डॉज कॉइन वगैरह, इथीरियम वगैरह, ठीक है, ठीक है। क्यों मेरे और आपके जैसे लोग ये माइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें और बिटकॉइन से जुड़ी हुई और सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए आप वापस से कल क्लास में आए। क्या चीज़? हाँ, माइन करने का क्या मतलब है, कल आप क्लास में आए और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। माइन करने का क्या मतलब, ऐसे होता है ना, कल आप क्लास में हो, कल मैं बताऊँगा।